वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम कक्षा 10 का जो सामाजिक विज्ञान का संजीव डेस्क वर्क का मॉडल पेपर 3 है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने मॉडल पेपर 1 और 2 को पहले से ही हमने अध्ययन कर लिया है। वो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के इसके पहले दो जो वीडियो है उनको आप देख सकते हैं। साथ ही इसके अलावा हमने विज्ञान, गणित, इंग्लिश और हिंदी के भी मॉडल पेपर दो अपलोड कर दिए हैं। आप प्लेलिस्ट के द्वारा उनको भी देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चलो आज का पहला सवाल है हमारा एबेसेदे है। इसके अंदर हमें 18 एबेसेदे दिए गए हैं, हमें एक एक करके सभी को हल करना है। चलो पहला सवाल देखते हैं। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर द, यानी जूसेपी मेतसिनी के द्वारा यंग इटली की स्थापना की गई थी। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा हमारा जून 1992 के अंदर ये सम्मेलन हुआ था। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है? तो ये हमारा जो पश्चिमी बंगाल है उसके अंदर ये वाला उद्यान स्थित है। निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा एल्यूमिनियम प्रगलन। अगला है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का पश्चिमी छोर कौन सा है? यानी स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग जो बनाया गया है वो उसके पश्चिम में कौन सा हमारा क्षेत्र आता है? तो इसमें हो जाएगा हमारा पोरबंदर, जो कहां पर है? गुजरात के अंदर स्थित है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला है जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र छपी थी, यानी कौन से सन के अंदर जापान की एक पुस्तक है डायमंड सूत्र जिसका प्रतिपादन किया गया था? तो वो 868 ईस्वी में किया गया था। कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त किए गए थे वो क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? गुमास्ते कहलाते हैं। अगला सवाल है ब्रेटन वुड्स व्यवस्था पर सहमति कौन से सन के अंदर बनी थी? तो वो जुलाई 1944 के अंदर बनी थी। छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है और इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा। ये कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर द, लुई सेबेस्तिये मर्सिये के द्वारा इसकी ये कथन दिया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 10। चलो देख लेते हैं। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? यानी यूरोपीय संघ है वो कहां पर स्थित है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर द है यानी ब्रुसेल्स के अंदर ये स्थित है। अगला है सात आकर संघ बनाने का उदाहरण है, यानी हमें बताना है कि सात आकर यानी कम टुगेदर संघ बनाने का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा यूएसए, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है वो हमें बताना है। तो देखो ये धर्म के आधार पर भेदभाव मनाही करता है, बिल्कुल सही है। ये एक धर्म को राजकीय धर्म मानता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। यानी जो ऑप्शन नंबर बी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है? यानी एक पार्टी है जो चुनाव लड़ती है, उसका नाम बताना है कि बहुजन समाज पार्टी है, उसका जो संस्थापक थे वो कौन थे? वो थे कांसीराम। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए। निम्न में जिस संदर्भ में तानाशाही के लोकतांत्रिक सरकारों को बेहतर परिणाम प्राप्त किए वह है? तो चलो इसके ऑप्शन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 14 है, अगर हम इसके उत्तर की बात करें तो क्या होगा इसका? हमारा उच्च आर्थिक विकास दर। क्या होगा इसका? उच्च आर्थिक विकास दर। निम्न में से गैर नवीनीकरणीय संसाधन है जिसको वापस नहीं बनाया जा सकता है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है यानी कच्चा तेल, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था ऋणों के औपचारिक स्रोतों की गतिविधियों पर नजर रखती है? यानी कौन सी संस्था है जितने भी पैसे यानी बैंक हो गया इनके ऊपर या फाइनेंस की कोई भी कंपनी हो गई उनके ऊपर क्या रखती है? हमेशा ध्यान रखती। तो वो क्या हो जाएगा हमारा? आरबीआई, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक।
उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया था, ये हमें बताना है। तो ये 1986 यानी 1986 के अंदर ये कानून बनाया गया था। निम्न में से कौन सी भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो टाटा मोटर्स क्या हो जाएगी, यहाँ पर एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, यानी ये बहुत सारे देशों में अपना व्यापार करती है। चलो अगला देख लेते हैं। खालिस्तान है, यहाँ पर हमें 1 से लगाकर 6 प्रश्न पूछे गए हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है, यानी टोटल हमें 6 एबेसद 6 नंबर के पूछे जाएंगे। फ्रांस में खालिस्तान को राष्ट्र के नारी रूपक के रूप में चित्रित किया गया था, तो वो हो जाएगा हमारा मारी आन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? मारी आन, यानी फ्रांस में मारी आन को राष्ट्र के नारी रूपक के रूप में चित्रित किया गया है। खालिस्तान विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता कौन है? तो वो हमारा देश हो जाएगा भारत देश, यानी ये सबसे ज्यादा दालें बनाता भी है और उपभोक्ता भी है। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग खालिस्तान सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई थी, तो वो क्या हो जाएगी हमारी? अटल के द्वारा, अटल टनल। क्या हो जाएगा इसका नाम? अटल टनल हो जाएगा। अगला है लोकतांत्रिक व्यवस्था खालिस्तान समानता पर आधारित है, तो ये हो जाएगी हमारी राजनीतिक समानता। क्या हो जाएगी इसका आंसर? राजनीतिक समानता पर आधारित है। अगला है क्षेत्र के कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा संगठित क्षेत्र को। क्या हो जाएगा? संगठित, क्योंकि ये किसके द्वारा चलाए जाते हैं? सरकार के अधीन होते हैं और सरकार इनको रोजगार प्रोवाइड करवाती है। अगला है बहुराष्ट्रीय कंपनियों की खालिस्तान की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका कौन निभाता है, तो वो हो जाएगा हमारा वैश्वीकरण, यानी एक देश से दूसरे देशों के बीच व्यापार को सहमति देना। अगला क्वेश्चन है हमारा अति लघुतरात्मक प्रश्न है, चलो इनको भी देख लेते हैं। पहला सवाल है चटनी म्यूजिक कहाँ प्रसिद्ध था, यानी कहाँ का प्रसिद्ध था, तो इसका हो जाएगा त्रिनिदाद व गुयाना में चटनी म्यूजिक क्या था? बड़ा लोकप्रिय था। यानी 2 स्थान है, एक तो है त्रिनिदाद, दूसरा है गुयाना। यहाँ पर एक चटनी म्यूजिक क्या था? बहुत प्रसिद्ध था। आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? यानी जो प्रिंटिंग प्रेस है इसका आविष्कार किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तो योहान गुटेनबर्ग के द्वारा किया गया था। महाराष्ट्र की ऐसी 2 महिलाओं के नाम लिखिए जिन्होंने 1880 के दशक में उच्च जाति की नारियों को दयनीय दशा के बारे में लिखा, तो वो 2 नारियां कौन कौन थी? एक तो ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई। ये क्या थी? 2 नारियां थी जो महाराष्ट्र की रहने वाली थी। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कोई 2 कारक बताइए, यानी हमें जीवों में जो विविधता पाई जाती है उसके 2 कारण बताने हैं। पहला है वन्य जीवों के आवास का विनाश, यानी जितने भी जीव जंगल में रहते हैं उनकी जो जगह है उनको हमने क्या कर दिया? खत्म कर दिया, यानी जंगलों को खत्म कर दिया। जंगली जानवरों को क्या कर दिया? हमने शिकार करके मार दिया। वह अखेटन और पर्यावरणीय प्रदूषण, यानी हम आजकल बहुत सारे उद्योग धंधे हैं जिनकी वजह से आजकल पर्यावरण बहुत प्रदूषित हो रहा है। चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल क्या है, यानी हमें बताना है कि जो चीनी उद्योग है उसके लिए कच्चा माल क्या है। तो हमें पता है चीनी किसके द्वारा बनती है? गन्ने के द्वारा, तो इसका कच्चा माल क्या हो जाएगा? गन्ना हो जाएगा। अगला है व्यापार किसे कहते हैं? तो राज्य और देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? व्यापार कहलाता है। यानी या तो एक ही देश या भिन्न भिन्न देशों के बीच अगर वस्तुओं का क्या होगा? आदान प्रदान, यानी आयात निर्यात किया जाता है, तो उसको किसके नाम से जाना जाता है? व्यापार के नाम से जाना जाता है। श्रीलंका की तमिल समस्या के कोई 2 कारण बताने हैं। तो सरकारी नौकरियों में सिन्हलियों को प्राथमिकता देना, यानी सरकारी नौकरियों में सिन्हलियों को क्या देना? ज़्यादा प्राथमिकता देना। सिन्हली को एकमात्र राजभाषा घोषित करना, यानी जो एक सिन्हली भाषा है उसको इन्होंने राजभाषा घोषित कर दिया। लैंगिक असमानता का आधार क्या है? यानी हमें बताना है कि लैंगिक जो असमानता है वो किसके आधार पर बनाई गई है। लैंगिक असमानता का आधार प्रचलित रूढ़ छवियां व तयशुदा सामाजिक भूमिकाएं, ये क्या हो जाएंगी? इसके कारण हो जाएंगे। लोकतंत्र के 2 लाभ बताइए, तो कौन कौन से लाभ है? देखो पहला हो गया उत्तरदायी जिम्मेदार होना, यानी उत्तरदायी होना और जिम्मेदार होना। वेद शासन व्यवस्था, ये क्या हो जाएगा? इसका उदाहरण हो जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 10 है, मांग जमा को मुद्रा क्यों समझा जाता है? तो मांग जमा मुद्रा के समान ही है, क्योंकि इसे आवश्यकता पड़ने पर कभी भी बैंक से निकलवाया जा सकता है या अन्य व्यक्ति को चेक देकर भी इसका भुगतान किया जा सकता है। यानी अगर आपने आपका पैसा बैंक में रखा है तो बैंक आपको कभी भी मना नहीं कर सकता पैसे के लिए। आप कभी भी जाकर के या तो एटीएम के द्वारा या आप चेक के द्वारा अपना पैसा निकाल सकते हैं किसी भी समय। वैश्वीकरण के फलस्वरूप भारत को होने वाली कोई एक हानि बताइए। यानी वैश्वीकरण से भारत को कोई एक हानि हमें बतानी है। वैश्वीकरण से भारत के लघु व कुटीर उद्योगों का क्या हो रहा है? पतन हो रहा है। यानी जो भारत के जो छोटे छोटे उद्योग हैं वो क्या होते जा रहे हैं? वैश्वीकरण के कारण खत्म होते जा रहे हैं। अंतिम वस्तुएं कौन सी होती है? उपभोक्ता के रूप में लोगों द्वारा जिन वस्तुओं का उपयोग किया जाता है वह अंतिम वस्तुएं कहलाती है। यानी जो उपभोक्ता का मतलब हो गया जो वस्तुओं को काम में लेता है। यानी जिस इंसान ने वस्तु को काम में ले लिया तो वह क्या हो जाएगी? अंतिम वस्तु कहलाती है। चलो अब हम लघुत्तरात्मक प्रश्न देख लेते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होने वाला है। चलो आज का जो पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 है, 1800 वियना संधि के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? यानी जो वियना संधि हुई थी उसके उद्देश्य कौन कौन से थे? चलो देख, ये कब हुई थी? 1815 ईस्वी में वियना संधि हुई थी। इसके जो उद्देश्य थे उन सभी बदलावों को खत्म करना जो नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए थे। यानी जितने भी नेपोलियन युद्ध हुए थे उस टाइम पे जो भी बदलाव हुए थे उनको खत्म करना। भविष्य में फ्रांस की सीमाओं के विस्तार को रोकना। यानी जो फ्रांस है उसकी सीमा का जो विस्तार है उसको रोक देना। नेपोलियन द्वारा बर्खास्त किए गए राजतंत्रों की बहाली करना। यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करना। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, जब हम कहते हैं कि 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी तो इसका क्या मतलब है हमें बताना है। तो 16वीं सदी में यूरोपीय जहाज़ों ने एशिया तक समुद्री मार्ग ढूंढ लिया था। यानी 1600 जो ईस्वी थी उसके अंदर यूरोपीय जो भी जहाज थे उन्होंने एशिया के अंदर समुद्र में मार्ग ढूंढ लिया। वे अमेरिका तक जा पहुंचे थे। इससे पूर्व सदियों से अमेरिका का विश्व से कोई संपर्क नहीं था, परंतु 16वीं सदी से उनका विभिन्न देशों से संपर्क स्थापित हुआ और उनके बीच आर्थिक व सांस्कृतिक आदान प्रदान शुरू हो गया। 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी और विश्व के देश एक दूसरे को निकट लाने लगे थे। ये क्या हो जाएगा? 16वीं सदी में दुनिया का सिकुड़ना बताया गया है। संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है बताइए। संसाधनों की बर्बादी को रोकना। यानी संसाधन नियोजन के कौन कौन से कारण हैं? संसाधनों की बर्बादी को रोकना, पर्यावरण को प्रदूषित मुक्त करना, सीमित संसाधनों का सभी को आवश्यक कराया जाना। यानी जो भी संसाधन सीमित है उनको हर एक व्यक्ति तक उपलब्ध करवाना, संसाधनों को भावी पीढ़ियों के लिए बनाए रखने आदि के लिए संसाधनों का नियोजन करना आवश्यक है। यानी जो भी संसाधन है उनको हमें बचाना है, क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हम कुछ भी नहीं छोड़ के जाएंगे तो वो कैसे अपना जीवन यापन पृथ्वी के ऊपर करेगी। अगला है, एक पेय फसल का नाम बताइए तथा उसको उगाने के लिए अनुकूल भौतिक परिस्थितियों का विवरण दीजिए। यानी हमें एक ऐसी फसल का नाम बताना है जो पेय फसल है, साथ ही उगाने के लिए उसके लिए कौन कौन सी भौतिक परिस्थितियों की आवश्यकता होगी। देखो, पेय फसल चाय एक महत्वपूर्ण पेय फसल है। यानी इसको हम क्या करते हैं? दूध के अंदर डाल करके चाय बनाते हैं। अनुकूल परिस्थितियां क्या हो गई? चाय के उत्पादन के लिए उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। यानी कौन सी जलवायु चाहिए हमें? उपोष्ण कटिबंधीय। ह्यूमस अधिक होना चाहिए, जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी, सुगम जल निकासी वाले ढलवा क्षेत्र, वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा के बौछारें अनुकूल होती है। यानी हमें अगर चाय की खेती करनी है तो निम्न चीजें हमें पता होनी चाहिए, जिनके आधार पर ही हम क्या कर सकते हैं? इसकी खेती को लगा सकते हैं। जातीय समूह से आप क्या समझते हैं या क्या ऐसे हैं? किसी भी जातीय समूह के सभी सदस्य मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति समान पूर्वजों से हुई है और इसी कारण इनकी शारीरिक बनावट और संस्कृति एक जैसी है। अर्थात किसी जाति की शारीरिक बनावट व सांस्कृतिक आदर समान होते हैं, वह जातीय समूह कहलाता है। यानी अगर कोई भी जाति है तो वो लोग मानते हैं कि उनके जो पूर्वज थे जैसे ही वो है, यानी उनकी जो संस्कृति है, उनके शरीर की जो बनावट है बिल्कुल एक जैसी है। तो ये जातीय समूह से क्या था?
आश्चर्य था। अगला है धर्म और राजनीति के संबंध में महात्मा गांधी जी थे, उनके क्या विचार थे। महात्मा गांधी के अनुसार धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यानी महात्मा गांधी कहते हैं कि राजनीति और धर्म दोनों एक है, कभी भी इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। धर्म से उनका अभिप्राय नैतिक मूल्यों से था जो सभी धर्मों से जुड़े हुए थे। गांधी जी का मानना था कि राजनीतिक धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र में हमें क्या बताना है, अंतर बताना है। चलो देख लेते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का तात्पर्य ऐसी गतिविधियों से है जिन पर सरकार का स्वामित्व होता है। सार्वजनिक का मतलब जिन पर सरकार का पूरा नियंत्रण होता है, जिनका संचालन सरकार के द्वारा ही किया जाता है, यानी ऐसे क्षेत्र जिन पर किसका, सरकार का नियंत्रण होता है और सरकार ही उसको चलाती है। जैसे भारतीय रेल है, इसका पूरा जो भी है क्षेत्र पूरा किसके द्वारा देखा जाता है, सरकार के द्वारा। दूसरी तरफ अगर हम निजी क्षेत्र की बात करें तो ऐसी गतिविधियों से है जिन पर निजी क्षेत्रों का स्वामित्व होता है तथा निजी क्षेत्र द्वारा ही संचालन किया जाता है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, यहाँ पर दो चीजों की बात हो रही है। सार्वजनिक यानी जिस पर सरकार का पूरा नियंत्रण होता है, सरकार के द्वारा ही इसको चलाया जाता है। अगर हम निजी क्षेत्र की बात करें तो किसी पर्टिकुलर प्राइवेट आदमी का ही उस पर अधिकार होता है, सरकार का कोई भी अधिकार नहीं होता है। अगर हम बात करें तो सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर हमारे भारतीय रेल आता है, जिस पर केवल केंद्र सरकार का ही अधिकार है, जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज है, इस पर केवल किसका अधिकार है, जो भी इसका मालिक है उसका ही अधिकार है। हमें बताना है तृतीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, यानी इससे क्या अभिप्राय है, यानी तृतीय क्षेत्र क्या होता है इसके बारे में बताना है। तृतीय क्षेत्र में उन गतिविधियों को शामिल किया गया है जो स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती है, यानी ऐसी वस्तुओं को सम्मिलित किया गया है जो वस्तुएं खुद उत्पादन नहीं करती है बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में क्या करती है, केवल सहयोग करती है। इन क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियां वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सर्जन करती है, अतः इस क्षेत्र में सेवाएं क्षेत्र भी कहा जाता है। जैसे अध्यापक हो गया, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, वकील हो गया, स्वास्थ्य और दूरसंचार चीजें, ये सब क्या आ जाएगी, तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां या है। आपके विचार से विभिन्न देशों के बीच अधिकाधिक न्याय संगत व्यापार के लिए क्या किया जा सकता है, यानी हमें बताना है कि विभिन्न देशों के बीच अगर कोई व्यापार करना है तो क्या क्या किया जा सकता है। चलो 12वें का आंसर देख लेते हैं। विभिन्न देशों के बीच अधिकाधिक न्याय संगत व्यापार के लिए सभी देशों द्वारा आयात निर्यात प्रतिबंधों को एक निश्चित सीमा तक समाप्त किया जाना चाहिए, यानी अगर दो देशों के बीच आयात और निर्यात हो रहा है तो उनकी सीमा के बीच क्या होना चाहिए, उनकी सीमा के बीच जो भी प्रतिबंध लगाए गए हैं उन सबको हटा देना चाहिए। साथ ही विश्व व्यापार संगठन जैसे संगठनों द्वारा सभी देशों के साथ समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए, यानी यहाँ पर बात हो रही है विश्व व्यापार संगठन, यानी इसके द्वारा सभी देशों के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, एक समान, ना कि किसी देश को ज्यादा समझा जाए और किसी देश को कम समझा जाए। आर्थिक विकास क्या है, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय की परिभाषा दीजिए। तो आर्थिक विकास की बात करें तो आर्थिक विकास का अभिप्राय लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है, यानी आर्थिक विकास ये कहता है कि जो भी लोग हैं उनका जीवन क्या हो, बिल्कुल अच्छे से व्यापन हो, यानी उनकी हम पैसों के द्वारा मदद करें। प्रति व्यक्ति आय यानी राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय को क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय की बात करें तो एक लेखा वर्ष में किसी देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य में जोड़ को ही हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। अगला हम देख लेते हैं। अब हमारे जो भी प्रश्न है वो हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। पहला है 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांवों में किसानों और कारीगरों से काम करवाने गए थे, इस कथन की व्याख्या कीजिए। यानी 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों में के दौरान सौदागर गांवों की तरफ रुख करने लगे थे, क्योंकि शहरों में शहरी दस्तीकरण और व्यापारिक गिल्ड्स काफी ताकतवर थे। इनके कारण नए व्यापार शहरों में कारोबार नहीं कर सकते थे। यानी यहाँ पर ये बात की जा रही है कि जो भी शहरी
सौदागर थे वो गांव की तरफ चले गए थे, क्योंकि वो शहर में आसानी से रोजगार नहीं कर पा रहे थे। साथ ही इस समय गांव में छोटे और गरीब किसान खुले खेत खत्म होने व कॉमन्स की बाड़ाबंदी के कारण अपनी आय के नए स्रोत ढूंढ रहे हैं। यानी गांव में जो भी खेत है उनकी जो जनसंख्या है, यानी उनका जो क्षेत्र है वो कम होता जा रहा है, तो लोग क्या कर रहे हैं, कहीं और अपना पैसा का गुजारा देख रहे हैं। जब गांव में सौदागर आए और उन्होंने माल पैदा करने के लिए पैसे की रकम दी, तो किसान फौरन तैयार हो गए। वे गांव में ही रहते हुए अपने छोटे छोटे खेतों में संभालते हुए सौदागरों के लिए काम करने सकते थे। अब उन्हें पूरे परिवार के श्रम संसाधनों के इस्तेमाल का मौका भी मिल गया। इस व्यवस्था से शहरों व गांवों के मध्य एक घनिष्ठ संबंध क्या हो गया, विकसित हो गया। यानी गांव और शहरी लोग एक दूसरे की सहायता करके अपना व्यापार करने लगे। इसका जो अथवा का प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध व उसके बाद भारत में औद्योगिक विकास को कैसे बढ़ावा मिला। यानी जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद भारत में उद्योगों का विकास किस प्रकार हुआ, तो इसका आंसर होगा प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के औद्योगिक विकास को बहुत बढ़ावा दिया। ब्रिटिश कारखाने सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधी उत्पादन में व्यस्त थे, इसलिए भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात कम हो गया। परिणाम स्वरूप भारतीय बाजारों को एक विशाल देशी बाजार मिल गया। युद्ध लंबा खिंच जाने से भारतीय कारखानों में भी सेना के लिए जूट की बोरियां, सैनिकों के लिए वर्दी के कपड़े, टेंट, चमड़ी के जूते, घोड़ों व खच्चरों की जीन, अनेक प्रकार के सामान बनाने लगे। इनके निर्माण के लिए अनेक नए कारखाने लगाए गए तथा पुराने कारखाने कई पादरियों में चलने लगे। अतः युद्ध के दौरान औद्योगिक उत्पादन तेजी से बढ़ा। युद्ध के बाद ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। इससे ब्रिटेन से होने वाले सूती कपड़े के निर्यात में जबरदस्त गिरावट आई। भारत के विदेशी उत्पादों को हटाकर स्थानीय उद्योगपतियों ने घरेलू बाजारों पर कब्जा अपनी स्थिति मजबूत बना ली। यानी उन्होंने इस प्रकार क्या किया, प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में उद्योग धंधे स्थापित किए। अगला क्वेश्चन है 15, अपने अनुसार पानी के संरक्षण और प्रबंधन में बांध किस प्रकार मदद करते हैं। यानी हमें बताना है कि अगर हमें पानी को बचाना है, उसको इकट्ठा करना है, तो बांध हमें किस प्रकार मदद करते हैं। तो बांधों द्वारा जल संरक्षण एवं बाढ़ का नियंत्रण किया जा सकता है। यानी अगर हम जो वर्षा का पानी है उसको बांध के द्वारा रोक दें तो हम क्या कर सकते हैं, बाढ़ पर नियंत्रण पा सकते हैं। बांधों से सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति की जा सकती है। यानी अगर बांध के अंदर पानी होगा तो हम अपने जो भी सिंचाई के साधन हैं उनके द्वारा हम खेतों को पानी पिला सकते हैं। बांध विद्युत उत्पादन, घरेलू व औद्योगिक उपयोग, मनोरंजन, आंतरिक नौ संचालन एवं मत्स्य पालन के लिए भी क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं। चलो 15 का जो अथवा का प्रश्न है वो भी देख लेते हैं। अगला है वर्षा जल संग्रहण किसे कहते हैं। वर्षा जल संग्रहण के उद्देश्य क्या क्या है हमें बताने हैं। चलो देख लेते हैं। वर्षा जल संग्रहण, वर्षा के जल को शुष्क मौसम में उपयोग करने के लिए भंडारित करके रखना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। यानी वर्षा का जो पानी होता है उसको एक जगह इकट्ठा करना क्या कहलाता है, वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। इसके उद्देश्य कौन कौन से हैं। वर्षा जल संग्रहण से नदियों में आई बाढ़ पर हम क्या कर सकते हैं, नियंत्रण पा सकते हैं। इसके अंतर्गत एकत्रित जल से शुष्क मौसम में जल की आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है। यानी गर्मियों के दिनों में जब पानी की कमी आ सकती है तब हम क्या कर सकते हैं, जो बांध बने हुए हैं उनके द्वारा उस पानी को पीने के उपयोग में ले सकते हैं। संग्रहित पानी जमीन में रिस कर जाता है जिससे भूमिक जल स्तर बढ़ता है। यानी अगर कोई पानी इकट्ठा है तो वह रिस कर भूमि में जाएगा, जिससे क्या होगा, भूमि का जो जल स्तर है वो बढ़ जाएगा। वर्षा जल संग्रहण से सिंचाई के साथ साथ अन्य कार्यों के लिए भी उपलब्ध किया जा सकता है। यानी वर्षा के जल को हम कहीं और भी उपयोग में ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 16, संघवाद क्या है। भारत में संघवाद का स्वरूप कैसा है बताइए। तो संघवाद का अर्थ है, संघवाद अर्थात संघीय शासन व्यवस्था में संविधान द्वारा सर्वोच्च सत्ता केंद्र और इनकी इकाइयों के बीच विभाजित होती है। भारत में संघवाद का स्वरूप, भारत संघवाद राज्यों का क्या है, एक संघ है। साथ ही भारतीय संघीय व्यवस्था में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। यानी यहाँ पे त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। इसमें सरकार पूरे देश के लिए है, दूसरे सरकार प्रांतों के लिए है। 1992 में संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय शासन की
संस्थाओं को तीसरे स्तर के रूप में मान्यता दी गई। यानी यहाँ पर 3 प्रकार की सरकार है, एक तो केंद्र सरकार है, दूसरी राज्य सरकार है और तीसरी हमारी क्या हो जाएगी, स्थानीय सरकार हो जाएगी। भारतीय संघवाद में भारतीय संविधान द्वारा शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों में किया गया है। यानी हमें जो हमारा संविधान था उसको 3 श्रेणियों में बांटा गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभक्त किया गया। भारतीय संघवाद में न्यायपालिका स्वतंत्र व सर्वोच्च है। यानी अगर कोई भी भारत के अंदर कोई भी कानून का नियंत्रण रखता है तो वो क्या हो जाएगा, हमारी न्यायपालिका है। भारतीय संघवाद में सारे राज्यों को बराबर अधिकार नहीं है, यहाँ कुछ राज्यों को विशिष्ट अधिकार भी दिया गया है। यानी सभी राज्यों को एक जैसा अधिकार नहीं दिया गया है। जो इसका अथवा का प्रश्न है वो देख लेते हैं। शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या अंतर है, कोई 3 अंतर बताइए। संघीय शासन व्यवस्था में 2 स्तर पर सरकारें हैं, सत्ता इन दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना कार्य करती है। इसमें राज्य सरकारों को भी शक्तियां संविधान से प्राप्त होती है, जबकि एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर बना हुआ है। अगला है हमारा और प्रांतीय सरकारें उसके अधीन काम करती है। अगला है एकात्मक शासन में केंद्रीय सरकार प्रांतीय सरकारों को आदेश दे सकती है, लेकिन संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार या राज्य प्रांतीय सरकार को कुछ खास आदेश नहीं दे सकती है। संघीय व्यवस्था में संघ व राज्य सरकारों के बीच विषयों का विभाजन होता है, एकात्मक व्यवस्था में विषयों का विभाजन नहीं होता है। चलो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। उसके अंदर देखते हैं आप कैसे कह सकते हैं कि मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग की जरूरत को खत्म कर देती है। अपनी ओर से उदाहरण देकर समझाइए, क्योंकि मुद्रा द्वारा सभी वस्तुओं एवं सेवाओं को विनिमय दर निर्धारित होती है। अतः कोई भी व्यक्ति अपनी वस्तु बेचकर मुद्रा प्राप्त कर मुद्रा से अन्य वस्तु क्रय कर सकता है। यानी सब चीजें किस पर आधारित है, मुद्रा यानी पैसों पर। अगर आपके पास पैसा है तो आप किसी भी वस्तु को खरीद कर उस वस्तु को वापस किसी और को बेच सकते हो। इस प्रकार मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति के पास कपास है और यदि उसे गेहूं की आवश्यकता है तो उसे उस वस्तु को खोजना पड़ेगा जिसके पास गेहूं है। यानी एक आदमी के पास कपास है, एक के पास गेहूं है। कपास वाले को अगर गेहूं चाहिए तो वो गेहूं वाले को ढूंढ लेगा। व्यवहारिक जीवन में ऐसे दोहरे संयोग मिलना अत्यंत कठिन होता है, लेकिन मुद्रा के द्वारा इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। वह व्यक्ति अपनी कपास की मुद्रा से बेचकर मुद्रा प्राप्त करता है और मुद्रा से क्या कर सकता है, गेहूं खरीद सकता है। यानी अगर एक आदमी के पास कपास है तो वो कपास को बेचकर जो पैसा आएगा उससे क्या खरीद सकता है, गेहूं खरीद सकता है। अगला है इसका अथवा का प्रश्न है, क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होती है। यानी सभी बैंक सभी लोगों को कर्ज नहीं देता है। तो देख लेते हैं, लोन की बात हो रही है। जिन लोगों के पास समर्थक ऋणाधार नहीं होता है, यानी उनके पास पैसा चुकाने का प्रबंध नहीं होता है, जिन लोगों की ऋण चुकाने की क्षमता नहीं होती है, जिन कर्जदारों ने अपनी पुराने कर्ज का भुगतान नहीं किया है, यानी पहले से आपने कहीं बैंक से लोन लिया है उसको जमा नहीं करवाया। कुछ लोग अपनी नौकरी के विषय में बैंकों को ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराते हैं, या लोग बैंकों को अपना वेतन संबंधी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराते हैं, तो इस कारण बैंक उनको अपना लोन यानी कर्ज नहीं दे पाती है। चलो अब हम निबंधात्मक प्रश्न है 3 उनको देख लेते हैं, कौन कौन से हैं। पहला प्रश्न है, नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध एक असरदार प्रतीक था। तो देखो, नमक यात्रा दांडी मार्च 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने वायसराय इरविन के एक पत्र लिखा। यानी इन्होंने 1930 के अंदर जो वायसराय इरविन था उसको एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने जो 11 मांगे थी उनका उल्लेख किया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को समाप्त करने के बारे में थी। यानी जो 11 मांगे थी, पहली कौन सी थी, नमक कर को खत्म किया जाए। नमक का अमीर गरीब सभी इस्तेमाल करते थे, ये भोजन का एक अभिन्न हिस्सा था, इसलिए नमक कर और इसके उत्पादन पर सरकारी नियंत्रण को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार को यह चेतावनी दी कि 11 मार्च तक उन्होंने मांगे नहीं मानी तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देगी। मांगे नहीं माने जाने पर महात्मा गांधी ने अपने 78 विश्वस्त कार्यकर्ताओं के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी। यह यात्रा गांधी जी के साबरमती आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर खत्म होती थी। यानी इन्होंने गुजरात के
गुजरात से क्या किया था, यानी दांडी यात्रा शुरू की थी। गांधी जी की टोली ने यह यात्रा पैदल चलकर 24 दिन तय की। गांधी जी जहां भी ठहरते थे हजारों लोग उनके भाषण सुनने के लिए आते थे। इन सभी सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया और आह्वान किया कि लोग अंग्रेजों की शांतिपूर्वक अवज्ञा करें। 6 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू किया। इस प्रकार नमक कानून क्या हो गया था, भंग हो गया। शीघ्र ही सविनय अवज्ञा आंदोलन संपूर्ण देश में फैल गया। अनेक स्थानों पर लोगों ने नमक कानून तोड़ा। सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए। ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए दमनात्मक नीति अपनाई। अब्दुल गफर खान, महात्मा गांधी आदि को गिरफ्तार कर लिया गया। लगभग 1 लाख लोगों को जेल में बंद कर दिया गया, यानी इस आंदोलन के दौरान 1 लाख लोगों को जेल में डाल दिया गया। नमक यात्रा उपनिवेशवाद के विरुद्ध प्रतिरोध का एक प्रभावशाली प्रतीक था। इस यात्रा के राष्ट्रीय आंदोलन को व्यापक बनाया। इस बार लोगों को न केवल अंग्रेजों का सहयोग करने के लिए बल्कि उपनिवेशवादी कानून का उल्लंघन करने के लिए आह्वान किया गया। लाखों भारतीयों ने निर्दयतापूर्वक ब्रिटिश सरकार के दमनात्मक कानूनों का उल्लंघन किया। उन्होंने अपनी मातृभूमि को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त कराने के लिए हंसते हंसते जेलों को भरना शुरू कर दिया। इस आंदोलन में महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया और उपनिवेशिक कानूनों को तोड़ने के लिए सत्याग्रह किया। अगला क्वेश्चन है, इसका दूसरा क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट क्या था? गांधी जी द्वारा रोलेट एक्ट का विरोध किए जाने के विवरण को समझाइए। अगर हम बात करें रोलेट एक्ट क्या था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बढ़ती हुई लोकप्रियता से ब्रिटिश सरकार बड़ी चिंतित थी। अतः उसने राष्ट्रवादियों के दमन के लिए एक कठोर कानून बनाने का निश्चय किया। मार्च 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने रोलेट एक्ट पारित किया। इस कानून के द्वारा ब्रिटिश सरकार को राजनीतिक गतिविधियों का दमन करने एवं राजनीतिक बंदियों को 2 वर्ष तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। इससे भारतीयों को तीव्र आक्रोश उत्पन्न हुआ। गांधी जी द्वारा रोलेट एक्ट का विरोध। गांधी जी ने इस अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ अहिंसक ढंग से सत्याग्रह आंदोलन चलाने का निश्चय किया। उन्होंने संपूर्ण देश में 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल करने का आह्वान किया। गांधी जी के आह्वान पर विभिन्न शहरों में रैली जुलूस का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप्स में श्रमिक हड़ताल पर चले गए और दुकानें क्या हो गई, बंद हो गई। ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति। ब्रिटिश सरकार ने इस जन आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी नीतियां अपनाई। सरकार ने अमृतसर में स्थानीय राष्ट्रवादी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। इसके बाद लोग बैंकों, डाकखानों, रेलवे स्टेशनों पर हमला करने लगे। मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। जनरल डायर ने कमान संभाल ली। 13 अप्रैल को जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया गया। अगला है, राजनीतिक दलों के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, व्याख्या कीजिए। यानी हमें बताना है जो भी राजनीतिक दल है वो कौन कौन सी चुनौतियों को देख रहे हैं। किसी भी लोकतंत्र में राजनीतिक दल बहुत आवश्यक है, क्योंकि वे ये बनाते हैं कि लोकतंत्र में क्या हो रहा है। लोकतांत्रिक भारत में राजनीतिक दलों को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो हम देख लेते हैं उनको कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो पहला है, दल में आंतरिक लोकतंत्र न होना। पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र न होना एक प्रमुख चुनौती है। दल की सारी ताकत कुछ एक लोगों के हाथ में सिमट जाती है। पार्टियों के पास न सदस्यों की खुली सूची है, न नियमित रूप में संगठित बैठकें होती है, उनके आंतरिक चुनाव भी नहीं होते। कार्यकर्ताओं से वे सूचियों का साझा नहीं करते। सामान्य कार्यकर्ता अनजान ही रहता है कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। चूंकि कुछ एक नेताओं के पास ही असली ताकत होती है, इसलिए जो उनसे असहमत होते हैं पार्टी में टिके नहीं रह पाना मुश्किल हो जाता है। पार्टी के सिद्धांतों और नीतियों से निपटने की जगह नेता से निष्ठा की ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। वंशवाद की बात हो रही, राजनीतिक दलों में वंशवादी उत्तराधिकार का चलन बढ़ गया है, अर्थात अनेक दलों को शीर्ष पद पर हमेशा एक ही परिवार के लोग मिल जाते हैं। यह दल के अन्य सदस्यों के साथ अन्याय है। ये लोकतंत्र के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे अनुभवहीन और जनाधारहीन लोग ताकत वाले पदों पर पहुंच जाते हैं। यह प्रवृत्ति कुछ प्राचीन लोकतांत्रिक देशों सहित कमोबेश पूरी दुनिया में दिखाई देती है। यानी यहाँ पर वंशवाद की बात हो रही है, यानी एक ही परिवार के लोग उस पार्टी में जुड़ते जाते हैं और उनको ही बड़े पद मिलते रहते हैं। जो इसके योग्य होता है उनको कभी भी वो पद नहीं
प्राप्त होता है। अगला है धन और अपराधी तत्वों की घुसपैठ। राजनीतिक दलों की तीसरी चुनौती दलों में पैसा, अपराधी तत्वों की बढ़ती घुसपैठ है। राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए धन व बल का प्रयोग करते हैं। कई बार पार्टियां चुनाव जीत सकने वाले अपराधियों का समर्थन करती है, उनकी मदद भी लेती है। राजनीतिक दल प्राय ऐसे ही उम्मीदवार उतारते हैं जिनके पास काफी पैसा हो या ज्यादा पैसा जुटा सके। इस प्रकार किसी दल को ज्यादा धन देने वाली कंपनियों या अमीर लोगों उसकी नीतियों व कार्यक्रमों को प्रभावित करते हैं। ये लोकतंत्र के विकास में बाधक है। दुनिया भर में लोकतंत्र के समर्थक लोकतांत्रिक राजनीति में अमीर लोग बड़ी कंपनियों की बढ़ती भूमिका को लेकर चिंतित है। विकल्पहीनता की स्थिति। हाल ही में वर्षों में दलों के बीच वैचारिक अंतर कम हो गया है। प्राय मुख्य दल बुनियादी मसलों का सहमत और उनकी बीच अंतर केवल ब्यूरो का रह गया है। भारत में भी सभी बड़ी पार्टियों के बीच आर्थिक मसलों का बहुत कम अंतर रह गया है। जो लोग इससे अलग नीतियां चाहते हैं उन्हें लिए कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। अनेक बार लोगों के एकदम नया नेता चुनने का विकल्प भी नहीं है, क्योंकि थोड़े से नेता हर दल में आते जाते रहते हैं, अतः लोगों के सामने सार्थक विकल्प कम है। तो ये क्या हो जाएगी, राजनीतिक दल जितने भी हैं उनको निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगला है हमारा इसी का अथवा का प्रश्न, राजनीतिक व्यवस्था में दलीय व्यवस्था के विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। तो विश्व में राजनीतिक दलीय व्यवस्था के प्रमुख रूपों में मोटे रूप में 3 प्रकार के विभाजन किया गया है। एक तो एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था, जिसके अंदर एक ही दल हो, जिसके अंदर 2 दल हो और जिसके अंदर बहुत सारे दल। अगली बात करें तो पहला हमारा एक दलीय व्यवस्था। किसी देश में जब सिर्फ एक ही दल को सरकार बनाने चलाने की अनुमति होती है तो उसको एक दलीय व्यवस्था कहा जाता है। यानी जिस देश के अंदर एक ही दल होता है वही सरकार बनाता है तो उसको हम एक दलीय व्यवस्था कहते हैं। साम्यवादी चीन में सिर्फ साम्यवादी दल को ही शासन बनाने की अनुमति है, इसलिए वहां की दलीय व्यवस्था को हम क्या कह सकते हैं, एक दलीय व्यवस्था। यानी चीन के अंदर केवल एक ही दल है तो वहां पर एक ही दल की सरकार बनती है। द्विदलीय व्यवस्था, कुछ देशों में सत्ता आमतौर पर 2 मुख्य दलों में बीच ही बदलती रहती है। अनेक पार्टियों भी हो सकती है, वे चुनाव भी लड़कर कुछ सीटें ले सकती है, सिर्फ 2 दलीय बहुमत पाते हैं और अपनी सरकार के प्रबल दावेदार होते हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन में 2 दलीय व्यवस्था है। बहुदलीय व्यवस्था की बात करें, जब अनेक दल सत्ता के लिए होड़ में हो, 2 दलों से ज्यादा दलों में दब या दूसरों की गठबंधन करके सत्ता में आने के ठीक ठाक अवसर हो, बहुदलीय सरकार कह जाती है। जैसे हम बात करें तो भारत के अंदर कौन सी व्यवस्था है, बहुदलीय सरकार की व्यवस्था है। अगली अगर हम बात करें जो आज का अंतिम क्वेश्चन है, जिसके अंदर हमें बोला है हमें क्या करना है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित कोयला खानों को भारत के मानचित्र में प्रदर्शित कीजिए। पहला है बोकारो, कोरबा, झरिया और तलचर। दूसरा क्वेश्चन है ऊर्जा स्रोतों को संयंत्रों को भारत के मानचित्र में दर्शाना है। पहले तो कोयले के खाने हैं अथवा है जिसके अंदर ऊर्जा के जो भी संयंत्र हैं उनको हमें भारत के मानचित्र में दर्शाना है। पहला है काकरापाल, केगा, सतपुड़ा और बरौली। चलो एक बार दोनों को देख लेते हैं, दोनों ही मानचित्र के द्वारा। अगर हम बात करें तो हमारा जो पहला प्रश्न है यहाँ पर है कि बोकारो कहाँ पर है, तो ये जो हमारी जगह है बोकारो भी इसके अंदर है और झरिया भी इसके अंदर है। तो ये कौन सा राज्य है, हमारा झारखंड हो जाएगा, जिसके अंदर झरिया और बोकारो दोनों स्थित है। अगली हम बात करें तो यहाँ पर जो हमारा उड़ीसा है, उड़ीसा के अंदर हमारा तलचर स्थित है। अगर हम बात करें अगला जो हमारा यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, इसके अंदर हमारा क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, कोरबा कोयला खदान हो जाएगा। अगली हम बात करें जो हमारा दूसरा प्रश्न था उसके अंदर हमें बोला है कि बरौनी कहां पर स्थित है, तो ये हमारा जो बिहार राज्य है उसके अंदर हमारा क्या स्थित है, बरौनी स्थित है। अगर हम बात करें कि हमारा जो सतपुड़ा है वो हमारा जो मध्य प्रदेश है उसके अंदर स्थित है। काकरापाल की बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गुजरात राज्य है जिसके अंदर स्थित है। अगर हम बात करें कि हमारा जो केगा है ये कौन से राज्य के अंदर है, तो ये हमारा जो कर्नाटक राज्य है उसके अंदर स्थित है। तो इस प्रकार हमने जो इसके 20 क्वेश्चन थे उन सभी को बड़ी आसानी से हल कर लिया है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और इससे पहले कि अगर आपको बाकी जो भी मॉडल पेपर हमने अपलोड किए हैं वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल पे बने रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।